तो दो हम पेपर कंटिन्यू सॉल्व कर रहे थे 2016 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, पब्लिक बोरिंग प्रोड्यूसेस डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी, एग्जामाइन कीजिए। मतलब पब्लिक बोरिंग जो हम लोगों मतलब पब्लिक बोरिंग का मतलब क्या है, तो गवर्नमेंट जो भी डेप्ट रेज करती है, मतलब जो भी उधार लेती है, उसका डिफरेंट इफेक्ट होता है हमारी इकोनॉमी पे। तो डिफरेंट इफेक्ट की बात करेंगे। दोबारा से मरने लगा, ठीक है। इसमें डिफरेंट क्या इम्पैक्ट रहता है, क्या इफेक्ट रहता है, इन सारी चीज़ों की क्या करेंगे, हम बात करेंगे, ठीक है। सो नाउ सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, वही अगेन हमारा 20 वर्ड्स में। पब्लिक बोरिंग जो है वो रेफ़र करती है गवर्नमेंट की डेप्ट रेजिंग को, मतलब गवर्नमेंट क्या उधार ले रही है, ऐसी एक्टिविटी के बारे में बात करती हैं अपने फिजिकल डेफिसिट को मीट करने के लिए। और फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, मतलब कमाई कम हुई है गवर्नमेंट की और खर्चे ज़्यादा हैं, तो उसको कहते हैं उस डिफरेंस को कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। तो उसको मीट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, डेप्ट रेजिंग एक्टिविटी करती है, जो इन्फ्लुएंस करते हैं मल्टीपल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड गवर्नेंस को। अलग अलग मैक्रो इकोनॉमिक के जो टूल्स होते हैं, जो गवर्नेंस है, उन सबको इम्पैक्ट करती है। बेसिक इंट्रोडक्शन में लिख दिया और बता दिया पब्लिक बोरिंग होती क्या है, ठीक है। नाउ सो देयर आर सम पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं पब्लिक बोरिंग पे, वो देखते हैं। सबसे पहला है फाइनेंसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। उधार लेंगे तो उससे पैसा आएगा तो हम इनेबल हो पाएगा, हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है इंडिया को जो भारतमाला एंड PMAY है, उनको सपोर्ट कौन कर रहा है, बोरिंग फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू ही हम इनको कर रहे हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल याद रख लेंगे, दैट इज़ इंडियाज़ भारतमाला, ठीक है। तो सबसे पहले इम्पैक्ट क्या है कि हम अपनी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर पा रहे हैं, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको हम फाइनेंस कर पा रहे हैं। नाउ इकोनॉमिक स्टिमुलस ड्यूरिंग रिसेशन। जब भी हमारे यहाँ पे रिसेशन आता है, रिसेशन का मतलब है कि मार्केट में पैसा नहीं है, मार्केट एकदम मंदी पड़ी हुई है, डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन आने वाली है, तो उसको ठीक करने के लिए एक स्टिमुलस का मतलब क्या था, हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में कि एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट अपना बढ़ाती है जब हमारी मार्केट मंदी पड़ी रहती है, तो एक्ट एज अ काउंटर साइक्लिक फिस्कल टूल है। क्या है एक तरीके का, ये क्या है, काउंटर साइक्लिकल फिस्कल टूल। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, इनको लिखते चलना है कि जिससे कि ये डिमांड को बूस्ट कर सकते हैं, तो काउंटर कर सकते हैं साइक्लिक का मतलब है जब हमारी इकॉनमी डाउन जा रही है तो उन वाली सिचुएशंस को, उस साइकिल को ये क्या कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए पैसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बोरिंग करना। एग्जाम्पल ड्यूरिंग कोविड-19 आत्मनिर्भर भारत जो पैकेज है, उसमें आपने बोरिंग ली थी टू इंजेक्ट द लिक्विडिटी, है ना, आत्मनिर्भर भारत पैकेज। कोविड-19 में हमारी इकॉनमी डाउन जा रही थी, तो उसको रिकवर करने के लिए हमने क्या करा था, बोरिंग करी थी, ठीक है। नाउ है क्राउडिंग इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है, व्हेन स्पेंट ऑन पब्लिक गुड इट इम्प्रूव्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। जब भी हम पब्लिक गुड पे स्पेंड करते हैं, ठीक है, तो ये इंप्रूव करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कोई भी चीज़ अच्छी तरीके से होती है। क्राउडिंग इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या है, जब एक सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट जब आप रोड्स में, पावर में करोगे तो उससे ग्रोथ होगी हर एक सेक्टर की, क्योंकि हर एक सेक्टर ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है प्राइवेट सेक्टर। तो क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहाँ है, इन पब्लिक गुड्स को बनाने में यूज़ हो रही है, एंड इट विल लेड टू लॉजिस्टिक एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ होगी, सारे मतलब सबकी ग्रोथ हो पाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, ये सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स देखिए हमने 3 ही बताए हैं, लेकिन बहुत अच्छे से बताया है। फाइनेंसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इनमें एग्जाम्पल्स लिखिए, अगर पॉइंट ज़्यादा नहीं बनते तो पर पॉइंट आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। दूसरा है, आप क्या करेंगे, काउंटर साइक्लिकल फिस्कल टूल, है ना, साइकिल जो भी जैसे कोविड-19 में होता है। देन क्राउडिंग इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मीन्स हम पब्लिक गुड्स पे स्पेंड करेंगे, जो पैसा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का वो कहाँ जाएगा, हमारा पब्लिक गुड्स पे इन्वेस्ट होगा, और उससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमारी प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ होगी, हमारी लॉजिस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ होगी। नाउ नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है, ऑफकोर्स सबसे पहला है डेप्ट सस्टेनेबिलिटी कंसर्न। हमारा जो है पब्लिक डेप्ट टू GDP रेशियो बढ़ेगा, जिससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कम होगा। जो इकोनॉमी खुद उधार पे सर्वाइव कर रही है, क्या उसमें आके इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे। सो डेप्ट सस्टेनेबिलिटी, कि डेप्ट से हमारी जो सस्टेनेबिलिटी है, जो लॉन्ग टर्म हमारी डेवलपमेंट है, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कम होगा। एग्जाम्पल में जो FRBM रिव्यू कमेटी है, उसने बताया कि इंडिया को मैक्सिमम 40% डेप्ट टू GDP रखना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, जिससे कि हमारी स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। नाउ क्राउडिंग आउट इफेक्ट, इसका मतलब क्या है, एक्सेसिव बोरिंग में रिड्यूस क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू प्राइवेट सेक्टर ड्यू टू हाई इंटरेस्ट रेट्स। अब पैसा तो लिमिटेड है, ठीक है, एक इकॉनमी है, उसमें मान लीजिए 100 रुपया है, अगर 100 का 100 रुपया हमारे गवर्नमेंट ने उधार ले लेगा, तो प्राइवेट सेक्टर कैसे उधार लेगा और कैसे फिर वो क्या होगा, उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसके पास पैसा ही नहीं बचेगा। पैसा नहीं बचेगा तो वो ग्रोथ कैसे करेगा। सो इससे जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है,
टू द प्राइवेट सेक्टर वो क्या होती है, कम हो जाएगी, एंड उससे क्राउडिंग आउट इफेक्ट आएगा। क्राउडिंग आउट मतलब वो एक तरीके से बाहर निकल जाएंगे, इकॉनमी से काम नहीं कर पाएंगे। नाउ इंटरेस्ट बर्डन ऑन रेवेन्यू, चलो पैसा ले लिया, ठीक है, ले भी लिया, अब उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और उसका इंटरेस्ट हमारा बर्डन की तरह हमारे ऊपर आएगा। हाई बोरिंग से हमारा इंक्रीज हो जाता है इंटरेस्ट पेमेंट, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी। वी हैव टू डू मोर एंड मोर इंटरेस्ट पेमेंट्स। रिड्यूसिंग स्पेस फॉर प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, तो हम जो मतलब देखो, अब गवर्नमेंट अर्न कर रही थी 100 रुपये, 100 रुपये में से अगर 50 रुपये हमारा इंटरेस्ट को पे करने में ही चला जाएगा, तो फिर फ़ायदा क्या है ना, सिर्फ 85 रुपये बच पाएगा, जिसको हम प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कर पाएंगे, जिससे देश का डेवलपमेंट हो पाएगा, भला हो पाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट बर्डन होता है एक रेवेन्यू पे, रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा उसकी वजह से, ये भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। एग्जाम्पल, फाइनेंशियल ईयर 2024 में नियरली 20% इंडिया का रेवेन्यू वॉज यूज फॉर इंटरेस्ट पेमेंट के लिए यूज़ हुआ था। तो इसका एग्जाम्पल है अभी 2024 का रीसेंट एग्जाम्पल है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउ इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इफ़ मोनेटाइज पब्लिक बोरिंग में लेड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब पैसा आ गया, ठीक है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, पब्लिक बोरिंग में लेड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। हमने क्या करा, बोरिंग करी गवर्नमेंट ने, बाहर से बोरिंग कर ली, तो अब गवर्नमेंट जाके पैसा डालेगी इकॉनमी में डालेगी, तो उससे क्या हो सकता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, है ना। जब मतलब सिंपल बात क्या है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट विल क्रिएट जॉब्स, क्या करेगी, गवर्नमेंट विल क्रिएट जॉब्स। पैसा, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो गवर्नमेंट क्या है, पैसा लगाएगी तो जॉब्स बढ़ेंगी तो लोगों के पास पैसा आएगा तो वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे तो उससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन होने की क्या है, संभावना है। तो ये सारे हमारे कुछ है नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेंगे, दैट इज सबसे पहले कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो बढ़ेगा, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कम होगा। दूसरा है क्राउडिंग आउट इफेक्ट, मतलब क्या है कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी प्राइवेट सेक्टर के लिए कम हो जाएगी, इंटरेस्ट बर्डन पड़ेगा हमारे रेवेन्यू पे, तो हम प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर में खर्चा कम कर पाएंगे, जैसे 2024 में बहुत है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर की पब्लिक बोरिंग से डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी हो सकता है अगर उसको मोनेटाइज कर दिया जाए, ठीक है, मोनेटाइज्ड, ठीक है। नाउ बैलेंस्ड अप्रोच नीडेड, क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा नहीं हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ था कि कैसे वो डिफरेंट इफेक्ट करती है, लेकिन हमें बिकॉज अगर हमें पॉइंट्स कम आ रहे हैं तो हम थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। बैलेंस्ड अप्रोच की ज़रूरत है सबसे पहला रूल बेस्ड फिजिकल मैनेजमेंट, जैसे कि FRBM एक्ट है, जिससे कि हमारा फिजिकल डिसिप्लिन अच्छा रहे, बना रहे, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे, लेकिन क्राइसिस के दौरान हम बहुत ज़्यादा बोरो भी ना करें और ऐसा भी ना हो कि हम बिल्कुल बोरो ना करें। तो हमें एक रूल भी चाहिए, एक फिक्स्ड एक क्राइटेरिया चाहिए कि किस बेसिस पे हम क्या करें, बोरिंग करें, कितनी बोरिंग करें। फोकस ऑन प्रोडक्टिव बोरिंग, वो कहता है कि प्रोडक्टिव बोरिंग करो, प्रेफरेंस दो कैपिटल एक्सपेंडिचर को ओवर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है कि मैं ऐसा खर्चा करूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, जिससे कि मेरी एसेट बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं मेरे फ्यूचर में काम आएगी, तो ऐसी चीज़ों पे खर्चा करूँ, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू का मतलब है कि आम नॉर्मल रिकरिंग एक्सपेंडिचर ना करवाऊँ मैं उस पैसों से, सो जिससे हमारा फ्यूचर रिटर्न अच्छा रहे और हम डेप्ट एक तरीके से सस्टेनेबल बने, है ना, उसका काम आएगा लॉन्ग टर्म में, तो कोई फ़ायदा भी है। दैट इज फोकस करो प्रोडक्टिव बोरिंग पे। तो दो एक अच्छी बैलेंस अप्रोच बताई है, दोनों इंपॉर्टेंट है, रूल बेस्ड फिजिकल मैनेजमेंट एंड फोकस ऑन प्रोडक्टिव बोरिंग, ठीक है। नाउ कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, वही बैलेंस पॉजिटिव। सो पब्लिक बोरिंग इफ स्ट्रैटेजिकली प्लान एंड ट्रांसपेरेंटली मैनेज, तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिकली प्लान करना पड़ेगा, कितना लेना है, कहाँ से लेना है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, सब कुछ देखो, एंड ट्रांसपेरेंटली मैनेज करो उसको, उसका गलत इस्तेमाल ना हो, करप्शन ना हो, ठीक है। कैन कैटलाइज इंक्लूसिव ग्रोथ, उससे क्या हो जाएगा, हमारी इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, इंश्योर होगी फिजिकल प्रूडेंस एंड इकोनॉमिक रेजिलेंस बनेगी। इकोनॉमी क्या बनेगी, रेजिलेंस, मतलब इकोनॉमी बुरी सी बुरी स्थितियों जैसे कि यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ, कोविड जैसी सिचुएशन हुई, उनसे बाहर आना सीख पाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, दैट इज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स are considered one of the most significant tools to adopt participatory approach for economic empowerment of women। वो कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको वुमेन को इकोनॉमिक लेवल पे एम्पावर करना है। अब इस पर कमेंट करिए, तो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इस पर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताएंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते क्या हैं। दीज आर दी स्मॉल इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, फॉर्मल नहीं, गवर्नमेंट ने नहीं बनाए हैं, जो प्रमोट करते हैं कलेक्टिव सेविंग्स एंड माइक्रो क्रेडिट्स को। मतलब क्या होता है, बहुत सारी महिलाएं हैं, इकट्ठा करेंगी डेली अपने मंथली जितना वो पैसा बचाती है उसको सेव करेंगी, एंड देन आपस में ही माइक्रो क्रेडिट छोटी मोटी उधारी दी जाएगी। इनेबल वुमेन्स इकोनॉमिक एंड सोशल एम्पावरमेंट, जिससे कि वुमेन इकोनॉमिक एंड सोशल लेवल पे एम्पावर हो पाएंगे। दिस इज लाइक अ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। स्मॉल इनफॉर्मल ग्रुप्स प्रमोटिंग कलेक्टिव सेविंग्स एंड माइक्रो क्रेडिट, ठीक है, जिससे कि वुमेन इकोनॉमिक एंड सोशल एम्पावरमेंट। तो सबसे पहले रोल देख लेते हैं, ये करती कैसे है। सबसे पहला एक्सेस टू माइक्रो फाइनेंस एंड क्रेडिट। अब होता कि अगर आप लोन लेने जाते, ठीक है, तो आपको बैंक से तो बहुत कुछ होता है, कोलेट्रल लेना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है, कोलेट्रल फ्री लोन्स प्रोवाइड कराते हैं,
इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो भी हाईलाइटेड है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, उनको लिखते चलना है। कोलेट्रल फ्री लोन्स प्रोवाइड करेंगे, इंटरनल लैंडिंग एंड लिंकेज विद बैंक के साथ, है ना, कैसे आपस में अपना वो दे रहे हैं लोन बिना किसी कोलेट्रल के, या फिर साथ में मिलके, साथ में जो पैसा उन्होंने इकट्ठा करा है उसको बैंक के साथ लिंक करवाते हैं एंड देन बैंक से लोन ले लेते हैं। इनेबलिंग वुमेन टू स्टार्ट माइक्रो इंटरप्राइज, और उसी के चलते वो उनके पास पैसा आएगा तो वो अपना क्या करेंगी, दैट इज़ अपना इकॉनमी में योगदान देंगी, राइट, एंड देन ऑल्सो उनकी सोशल भी इंपावरमेंट होगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, डे NRLM ऐसे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है झारखंड में जिसने फैसिलिटेट करा पोल्ट्री एंड स्टिचिंग यूनिट्स को, बूस्टिंग रूरल इनकम, है ना, पोल्ट्री फार्म वगैरह खुलवाया जब उनके पास पैसा है, एंड स्टिचिंग मतलब वो सिलाई वगैरह का काम करवाया, एंड इसने कहीं ना कहीं बूस्ट करा रूरल इनकम को। इसको लिख लेना, डे NRLM, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट को लिखते चलना है ना। दूसरा क्या करेगा, इट्स प्रोमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी, प्लस में ये इनकलकेट करेगा सेविंग हैबिट्स को। मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या, फाइनेंशियल नॉलेज आएगी, ठीक है, उनको पता चलेगा कि हाँ भाई सेविंग करना इंपॉर्टेंट है, बजटिंग के बारे में पता चलेगा, उनको बैंकिंग सिस्टम कैसे तरीके से काम करता है वो पता चलेगा, और इस वजह से वो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग अच्छा कर पाएंगे, उनकी कैपेसिटी अच्छी होगी, राइट, सो दे कैन टेक द राइट डिसीजन, ठीक है। देन देर इज़ अ स्किल डेवलपमेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे कि मैंने बताया जब उनके पास पैसा आएगा तो वो क्या करेंगी, कुछ ना कुछ काम करेंगी तो उनकी स्किल में क्या होगी, डेवलपमेंट होगी, वो छोटी मोटी इंटरप्रेन्योर भी बनेंगी। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट करता है वोकेशनल ट्रेनिंग, राइट, इट प्रमोट्स द वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह सीखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, मार्केट लिंकेजेस में आते हैं, मेकिंग वुमेन सेल्फ रिलायंट, कि वो खुद पे निर्भर है। तमिलनाडु में जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन रन करती है, अम्मा कैंटीन्स करके हैं जो क्रिएट करती है सस्टेनेबल लिवलीहुड, है ना, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लिवलीहुड, अच्छी नौकरियां देती है हमारी वुमेन को, ठीक है ना। सोशल एम्पावरमेंट एंड कलेक्टिव वॉइस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या करेंगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएंगी, उनकी नेगोशिएशन स्किल्स भी बनेगी। अगर एक वुमेन खड़ी होकर कुछ बात करती है तो उसको लोग नहीं सुनते, लेकिन अब वो ग्रुप में है तो उनकी एक स्किल आ गई, उनकी कॉन्फिडेंस आ गया है, वो टैकल कर पाएंगे इशूज़ लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, जो भी महिलाओं के प्रति गलत चीज़ हो रही है तो उनको भी वो ठीक तरीके से टैकल कर पाएंगी। चाइल्ड मैरिज, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ों को वो ठीक कर पाएंगे। जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ओडिशा में था जिसने कैंपेन करा अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर एंड प्रमोट करा गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन को। सो यू कैन राइट दिस इज एन एग्जाम्पल। नाउ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस एंड लीडरशिप, प्लस में ऑफकोर्स वो ग्रुप में काम कर रही है तो उनके अंदर लीडरशिप जैसी क्वालिटीज़ डेवलप होंगी। पार्टिसिपेटरी तो इनकरेज करेगा वुमेन्स पार्टिसिपेशन, ग्राम सभा में भी वो आगे आएंगे। मतलब उनका जो एक होता ना, एक टैबू था कि वुमेन पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, घर तक सीमित है, अब वो चीज़, वो जो कॉन्फिडेंस है उनका बूस्ट हो चुका है, उनको पता है कि दे कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो उनका पार्टिसिपेशन ऑटोमेटिकली ग्राम सभा में, इलेक्शंस में, लोकल गवर्नेंस में बढ़ जाएगा, वो अपनी वॉइस को रख पाएंगी लोगों के सामने। एग्जाम्पल वुमेन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की केरला में है, कुडुम्बश्री मिशन, इन्फ्लुएंस उसने करा, एक मिशन चलाया वहाँ की महिलाओं ने, और उसने इन्फ्लुएंस करा पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एंड लोकल डेवलपमेंट को। सो इट इज़ अ वेरी 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 अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज़ अ कुडुम्बश्री मिसल्स, ठीक है। तो दोबारा कर लेते हैं, एक्सेस टू, पैसा आएगा उनके पास, ठीक है, कोलेटरल फ्री लोन्स ले पाएंगे, बैंक से बिलिंग कर पाएंगे एंड अपनी इंटरप्राइज खोल पाएंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी आएगी, जब वो काम करेंगे तो उनके पास फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम की नॉलेज, हैबिट डेवलप होगी और एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन वो ले पाएंगे। उनका स्किल डेवलपमेंट होगा, उनके पास पैसा है, पैसा को उन्होंने यूज़ करा, कहीं ट्रेनिंग ली, कहीं स्किल सीखा, कोई छोटी मोटी इंटरप्रेन्योर वो बनी, ठीक है। एंड देन दिस अ सोशल एम्पावरमेंट एंड कलेक्टिव वॉइस, वो साथ में रहेंगी, साथ में रह के काम करेगी तो एक टीम स्पिरिट आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, स्किल्स उनके पास आएगी, तो वो जो सोशल इशूज़ हैं उनको भी टैकल कर पाएंगी, ठीक है। एंड देयर इज अ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, जब वो सोशल इशूज़ को कर पाएंगी तो पॉलिटिकली भी वो क्या कर पाएंगी, एक्टिव हो पाएंगी ग्राम सभाज वगैरह में, इलेक्शंस में। तो चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस भी हैं, ठीक है। चैलेंजेस क्या हैं, सस्टेनेबिलिटी इशू, मैनी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो लैक करते हैं ट्रेनिंग, बहुतों के पास ट्रेनिंग नहीं है बिजनेस प्लानिंग में, और उनको मार्केटिंग कॉन्स्टेंट हो जाता है, मतलब बहुत अच्छा, ज़रूरी नहीं हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप सर्वाइव कर पाए, है ना, मार्केट में तो कंपटीशन है, तो सर्वाइवल, क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, राइट। देन फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, डिले हो जाता है बहुत बार, क्रेडिट लिंकेज में, लिमिटेड बैंक आउटरीच है, रिमोट एरियाज़ में स्पेसिफिकली बैंक ही नहीं है वहाँ तक, तो वो अच्छे खासे लोन नहीं ले पाएंगी, तो फाइनेंशियल एक्सक्लूजन हो जाता है। कैपेसिटी बिल्डिंग, नीड है, ज़रूरत है कि हम स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, ट्रेनिंग एंड डिजिटल टूल्स दें बुक कीपिंग एंड एक्सपेंशन के लिए, है ना। तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, नॉलेज हुआ, ऑफकोर्स पैसा हुआ, इन सबकी ही कहीं ना कहीं कमी तो है ही, ठीक है। तो यही चैलेंजेस है, उसको और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कंक्लूजन क्या है, सो विथ रोबस्ट सपोर्ट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, तो हमें क्या चाहिए, रोबस्ट सपोर्ट देना चाहिए, कैपेसिटी उनकी बिल्ड करनी चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या कर सकते हैं उसके तहत, फिर वो ड्राइव कर सकते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव ग्रोथ करवाएंगे एंड जेंडर इक्वलिटी को भी बढ़ाएंगे एंड ट्रांसफॉर्म करेंगे ग्रास रूट सोशो इकोनॉमिक लैंडस्केप, और एक नीचे वाले लेवल पर रह के काम करेंगे और चीज़ों को बेटर करेंगे, ठीक है।
So that is it. Now next question is, Ricks observe that 3 trends could be discerned in the comparative study of public administration. Discuss an introduction. ठीक है, तो डिस्कस करने के लिए बोला है कि रिक्स ऐसा ऑब्जर्व करा जो 3 ये ट्रेंड्स हैं उनको क्या कर सकते हैं हम, व्हाट वी कैन डू इज डिसर्न्ड कर सकते हैं. डिसर्न्ड का मीनिंग देख लेते हैं एक बार क्या होता है. कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. डिसर्न का मतलब है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो कौन से 3 ट्रेंड्स की बात रिक्स यहाँ पे कर रहा है. तो सबसे पहले बात करेंगे कि रिक्स पे फोकस है. तो रिक्स है क्या, है ना, रिक्स व्हाट इज रिक्स. तो RICS मॉडल दिया है हमारे आउटलाइंस की ट्रेंड्स बताते हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में. दैट इज़ रेलिवेंस, इनोवेशन, कॉन्टेक्चुअलिटी एंड सिंथेसिस की बात करिए यहाँ पे. ठीक है, तो की ट्रेंड्स क्या है, कैसे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, जो चीज़ हमारे लिए रेलिवेंट्स है ना वो करो. एक मिनट, मुझे लगता है इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है. हम थोड़ा सा ना पहले इस वाले पे शिफ्ट हो जाते हैं एंड देन वी विल डू इट. ओके, नाउ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग रैशनलिज्म इज़ द अपोजिट ऑफ इंक्रीमेंटलिज्म. तो क्वेश्चन बोल रहा है जब आप पब्लिक पॉलिसी को बनाते हो तो रैशनलिज्म जो है वो अपोजिट में आता है इंक्रीमेंटलिज्म को. तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ पब्लिक पॉलिसी. तो पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या है, स्टेट ड्रिवन डिसीजन. स्टेट ने जो डिसीजन लिया है जिसका मेन एम क्या है, कलेक्टिव सोसाइटल प्रॉब्लम्स को टैकल करना या कहीं तो सॉल्व करना जो भी सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं थ्रू स्ट्रक्चर्ड प्लान, लॉ एंड प्रोग्राम के थ्रू. ठीक है, तो पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी क्या है, एक स्टेट ड्रिवन डिसीजन है जिसका एम क्या है, कलेक्टिव सोसाइटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. कैसे करेंगे, प्लान तरीके से. ठीक है, रेशनलिज्म क्या है, सबसे पहला रेशनलिज्म का मतलब होता है गोल ओरिएंटेड, साइंटिफिक एंड एनालिटिकल मॉडल है ये पॉलिसी मेकिंग का. मतलब जब आप रीजन होके डिसीजन लेते हो, एक लॉजिकल वेज पे डिसीजन लेते हो, गोल की प्रति देख के डिसीजन लेते हो, साइंटिफिक डिसीजन लेते हो. ये अज्यूम करता है कि डिसीजन मेकर्स कैन मेक फुल्ली इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बाय एवेल्यूटिंग ऑल पॉसिबल ऑल्टरनेटिव एंड सेलेक्टिंग दैट वन ऑफ द मैक्सिमाइजेस पॉलिसी इंटरेस्ट. और ये ऐसा अज्यूम करता है कि इसमें जो डिसीजन लिया जाएगा वो कैसे, कि हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे, उसके मेरिट देखेंगे, उनके डीमेरिट देखेंगे एंड उसके बेसिस पे सबसे जो बेस्ट होगा वो हम चूज़ करेंगे. इसको कहते हैं रैशनलिज्म का होना. ठीक है, अब ये बात करता है और डिटेल में देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच की, कि हमें 360 डिग्री सोचना है एंड ऑब्जेक्टिव होके, मतलब सब्जेक्टिव नहीं, मुझे अपने खुद के ओपिनियन, अपने इंट्यूशंस, फीलिंग्स, बिलीव्स को यूज़ नहीं करना है यहाँ पे, मुझे रैशनल होना है, मुझे लॉजिकल होना है. ठीक है, सो प्रैक्टिकल होना है. इट इन्वॉल्व्स इवोल्यूटिंग ऑल द अवेलेबल पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स यूजिंग डाटा एंड साइंटिफिक टूल्स. तो जितनी भी ऑप्शंस हैं मेरे पास उनको अच्छे से मेरे को क्या करना है, एवोल्यूट करना है. जितने भी पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स हैं यूज़ करना है डाटा एंड साइंटिफिक टूल्स को. ठीक है, एंड एग्जाम्पल है इसका, इसकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की आई थी, वो डिज़ाइन करी थी आफ्टर एक्सपर्ट कंसल्टेशन, रिसर्च वगैरह अच्छे से हमने करके, जिससे कि हम रिफॉर्म कर सके अपनी एजुकेशन को. सो दैट इज़ इट. कंपैरेटिव है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच है. कैसी है, कॉम्प्रिहेंसिव है ना, सब चीज़ों को देखेंगे, 360 डिग्री देखेंगे एंड देन ऑब्जेक्टिव होकर उस पर डिसीजन लेंगे. क्लियर गोल सेटिंग, इसमें जो गोल होता है वो हम क्लियर सेट करते हैं. तो उसमें हम क्लियरली डिफाइन करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, है ना. जैसे कि कोई स्कीम लाई तो स्कीम के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे कि हमें इतने फलाना जैसे कि टॉयलेट्स बनवाने हैं, घर बनवाने हैं, जो कि ऑफन लॉन्ग टर्म होता है विद मेजरेबल आउटकम्स, और ऐसे आउटकम जिनको हम मेजर कर सकते हैं. एग्जाम्पल देख लें, इंडिया का जो जैसे कि नेशनल सोलर मिशन है, उसका मेन डिफाइंड गोल क्या था कि हमें 100 गीगावाट का सोलर कैपेसिटी अचीव करनी है 2022 तक. तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर गोल है ना, एक प्रैक्टिकल गोल हमें बनाना है. ठीक है, एक मेजरेबल आउटकम्स के साथ क्लियरली डिफाइन करना है अपने ऑब्जेक्टिव्स को. नाउ एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग. अब इसमें जो डिसीजन हमने लिया है, जो भी है, वो हमने ऐसे ही नहीं ले लिया है, हमने एविडेंस के बेसिस पे लिया है. पॉलिसीज़ आर शेप्ड यूजिंग फैक्ट्स, डाटा एंड कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस. पॉलिसीज़ को हमने फैक्ट्स यूज़ करा है, डेटा यूज़ करा है, कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखा है, हर चीज़ को देखा है. रिड्यूसिंग हमने क्या करा है, प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट लेके आए हैं पहले हम. पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, हर चीज़ का हम टेस्ट करते हैं. जैसे कि अभी हुआ था ना एक लद्दाख में एक व्हाट वी कॉल एक डिफेंस का वो था, इक्विपमेंट था, उसका हमने सबसे पहले टेस्ट करा. टेस्ट करने के बाद फिर हमने डिसाइड करा कि इसको हम लेके आएंगे कि नहीं. तो एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग लिए नहीं, आपको फैक्ट पे, डाटा पे, कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है. रिलायंस पॉलिटिकल या फिर इमोशनल फैक्टर्स को यहाँ पे ध्यान में नहीं रखना है, एविडेंस पे ध्यान देना है. जैसे कि आधार इनेबल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, यूज स्टडीज शोइंग लीकेजेस इन अर्लियर वेलफेयर स्कीम. तो जैसे कि हम आधार जो इनेबल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लेके आए, वो क्यों लेके आए, क्योंकि हमें पता चला कि अभी क्या हो रही है, लीकेजेस हो रहे हैं, पैसा का करप्शन हो रहा है. अभी जैसे कि लिस्ट में कोई लोग नहीं है लेकिन हम उसका किसी का भी नाम लिख के वो पैसा जो है वो करप्शन में जा रहा है. सो उस चीज़ को कम करने के लिए हम क्या लिखे आधार इनेबल्ड DBT ना, ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन. इसमें क्या करेंगे हम,
एफिशिएंट यूज़ करेंगे लिमिटेड रिसोर्सेज का टू डिलीवर मैक्सिमम इम्पैक्ट। हमारे पास रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, और हमें जितना ज़्यादा हो सकता है, जितना मैक्सिमम हो सकता है उनसे इनका क्या करना है, इम्पैक्ट क्रिएट करना है। तो इट इज़ नोन एज ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन। सो रैशनल टैक्स रिफॉर्मर्स लाइक जीएसटी है, उनका मेन एम क्या है कि सिंप्लीफाई करना है सिस्टम को, जिससे कि मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन कर पाए। एग्जाम्पल है इसका बहुत अच्छा जीएसटी, है ना। ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, क्लियर गोल सेटिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ये 4 चीज़ें हैं जो बात करती हैं रैशनलिज्म को डिफाइन करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, इनको लिख लेना है बिना सोचे समझे। कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव अप्रोच, क्लियर गोल सेट कर रहे हैं, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, और जो भी हमारे पास रिसोर्सेज उनका ऑप्टिमल एलोकेशन एंड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इंक्रीमेंटलिज्म क्या होता है? तो इंक्रीमेंटलिज्म जो है इसको प्रपोज किया था चार्ल्स लिंडब्लॉम ने। चार्ल्स लिंडब्लॉम ने, इसका मतलब क्या है? पॉलिसी मेकिंग ग्रेजुअल एंड इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। ये कहता है कि जो आपका पॉलिसी है ना, वो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक बार में बना दी, वो हमेशा इवॉल्व करती रहेगी, इवोल्यूशनरी है। इट रिकॉग्नाइजेज द गवर्नमेंट ऑफन लैक फुल इन्फॉर्मेशन एंड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस फॉर स्वैपिंग रिफॉर्म, सो दे प्रोसीड थ्रू स्मॉल एंड मैनेजेबल एडजस्टमेंट। वो कह रहा है कि देखो जो गवर्नमेंट है ना, वो कह रहा है गवर्नमेंट के पास ऑफकोर्स उनके पास प्रॉपर वो नहीं हो सकती, व्हाट वी कॉल दैट इज़ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती है हर वक्त, हर चीज़ की, हर इंसिडेंट की, हर प्रॉब्लम को नहीं हो सकती उनके पास। तो वो कहता है कि गवर्नमेंट हमेशा लैक करती है, उसके पास फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कभी भी, तो दैट इज़ वाई वो क्या करती रहेगी, स्मॉल एंड मैनेजेबल, छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स उन पॉलिसीज़ में करती रहेगी, छोटे छोटे कदम से इवॉल्व करती रहेगी। सो इट इज़ नोन एज इंक्रीमेंटलिज्म, ठीक है। बात करते हैं, ये क्या कह रहा है, पॉलिसी बाय एडजस्टमेंट, मतलब क्या, पॉलिसी डिसीजंस को आप ले रहे हो बाय बिल्डिंग और एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स, नॉट फ्रॉम स्क्रैच से नहीं ले रहे। एक प्रोग्राम आया, उस प्रोग्राम को हटा के उसमें थोड़ा बहुत हमने दैट इज़ चेंज किया एंड देन उसको हम लेके आ गए। सो जैसे कि एक्सपेंशन ऑफ पीडीएस है टू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, वो इंक्रीमेंटल है बेस्ड ऑन द स्टेट लेवल मॉडल, कि पीडीएस लेके आए थे, पीडीएस के बेसिस पे हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आ गए, जो कि उस पीडीएस का ही एक्सपेंशन है। उस पीडीएस में ही जो कमियां थी उनको टैकल किया गया है, जो और बेटरमेंट करना था, कुछ प्लस माइनस करना था, कर दिया, एंड उसके बाद हम क्या ले, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आ गए। सो इट इज़ अ मॉडल ऑफ पॉलिसी बाय एडजस्टमेंट। देन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फीजिबली, इसका मतलब क्या है, इंक्रीमेंटम अलाउ करता है चेंजेस दैट आर ईजियर टू इम्प्लीमेंट, अवॉइडिंग लार्ज डिस्ट्रप्शन। वो कहता है कि एकदम से आपको बहुत बड़ा कुछ नहीं कर देना है, अवॉइड करो, लार्ज डिस्ट्रप्शन नहीं करना है, लार्ज कुछ बहुत बड़ा बदलाव मत करो, थोड़ा सा चेंज करो जो कि ईजियर हो इम्प्लीमेंट करने में। जैसे कि एग्जाम्पल है बजट रिवीजन, बजट रिविजन्स होती हैं, जैसे कि वेलफेयर स्कीम से मनरेगा, उनको एडजस्ट किया जाता है एवरी ईयर बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। पिछले साल अच्छा परफॉर्म किया है तो इस बार मनरेगा में थोड़ा सा और हम पैसे डालेंगे, और मतलब एक तरह से बजट रिविजन इसका सबसे अच्छा जो है तरीका है, थोड़े बहुत चेंजेस करना। मिनिमाइज रिस्क एंड रेजिस्टेंस, ऑफकोर्स इसका फ़ायदा ये है कि आप एकदम से नई पॉलिसी लेके आओगे, इससे अच्छा है ड्रास्टिंग चेंज को अवॉइड करने की बात की गई है, जिससे कि पॉलिसी फेलियर वगैरह, पॉलिटिकल ओपोजिशन ना हो। ये कहता है कि फेस्ड रोल आउट ऑफ जीएसटी स्लैब्स एंड रूल्स हेल्प्ड सूदन द ट्रांजिशन। जैसे कि आप क्या करते हो, जीएसटी स्लैब्स है, तो बहुत बार जीएसटी काउंसिल्स की मीटिंग होती है ना, एंड देन वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा मटेरियल कौन से स्लैब में आएगा, 0%, 5%, है ना, इस तरीके से 18%। तो ये क्या है, रिस्क को मिनिमाइज़ कर रहा है, रेजिस्टेंस, लोग ऐसा ना हो कि बिल्कुल स्ट्राइक करने पे उतर जाएं, तो ड्रास्टिक चेंजेस को अवॉइड कराता है, तो ये इसका फ़ायदा है। रिस्पॉन्सिव टू रियलिटीज़, ये ज़्यादा एज इन कंपेरिजन टू द दैट इज़ रैशनलिज्म, इट इज़ मोर प्रैक्टिकल, रिस्पॉन्सिव है रियलिटीज़ के लिए। ये रिफ्लेक्ट करता है एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक ओपिनियन एंड सोशल पॉलिटिकल कंडीशन। ऐसा देखता है कि भाई मेरा इंस्टीट्यूशन है, इसकी कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना, ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ भी, हाँ ठीक है मैंने एविडेंस बेस कर लिया लेकिन मेरी कैपेसिटी नहीं है उस चीज़ को करने का, फिर क्या फ़ायदा। सो ये बात करता है कि कैपेसिटी कितनी है आपके इंस्टीट्यूशंस की, पब्लिक ओपिनियन, सोशो पॉलिटिकल कंडीशंस। एग्जाम्पल, इंडिया की जो हेल्थ पॉलिसी है वो शिफ्ट हुई थी पोस्ट कोविड में, जिसने इवॉल्व करा इंक्रीमेंटल इन रिस्पॉन्स टू पब्लिक हेल्थ डाटा एंड कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो अपनी रियलिटीज़ को वो रिस्पॉन्सिव बनाया, उसको पता चला कि भाई हमारे पास तो बैड काम है, हमारे पास तो ये सारी चीज़ें कम है, तो उस चीज़ पे उन्होंने ध्यान दिया, कैपेसिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन को बढ़ाया, उस चीज़ पे वर्क किया। तो ये सारे 4 क्या है हमारे, तो पॉलिसी बाय एडजस्टमेंट्स हम करते हैं, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फीजिबल जैसे कि बजट रिविजन्स, ठीक है। मिनिमाइज करते हैं रिस्क एंड रेजिस्टेंस को, एक फ़ायदा है, ड्रास्टिक चेंजिंग करते हैं जैसे कि जीएसटी स्लैब्स। रिस्पॉन्सिव रहते हैं रियलिटीज़ में, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ इंस्टीट्यूट उसको बढ़ाते हैं, उसको बेटर करते हैं, जैसे कि हमारी हेल्थ पॉलिसी हमने शिफ्ट लेके आए, ठीक है। सो दिस इज़ इंक्रीमेंटलिज्म। कंक्लूड करें तो एक ब्लैंड होना चाहिए रैशनल प्लानिंग एंड इंक्रीमेंटल
प्रेगमेटिज्म का, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों का ब्लेंड होना चाहिए। हर जगह आप रैशनलिज्म नहीं लगा सकते, हर जगह आप इंक्रीमेंटलिज्म नहीं लगा सकते, यू हैव टू बैलेंस इट। इंश्योर, जैसे कि रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल, एक अच्छी लॉन्ग टर्म सबको इंक्लूड करने वाली, सबका भला करने वाली ऐसी पॉलिसी हम बना सकें इन अ कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी लाइक इंडिया में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रेडरिक्स कॉन्टीन्यूसली चेंज हिज थ्योरी इन ऑर्डर टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल। फ्रेडरिक्स थे, एक थिंकर थे, उन्होंने बहुत बार अपनी थ्योरी को बदला, और इसलिए बदली क्योंकि जिससे वो परफेक्ट मॉडल तक पहुंच सके। इस चीज़ पे कमेंट करना है। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन में फ्रेडरिक्स के बारे में। उन्होंने डेवलप करा इकोलॉजिकल अप्रोच इन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे बड़ा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज इकोलॉजिकल अप्रोच। इसका मतलब है अपने इन्वायरमेंट को देखो, लुक एट योर इन्वायरमेंट, हाईलाइटिंग हाउ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स शेप एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड परफॉर्मेंस। जिसने ये बताया कि वही वाली बात है, अपने इन्वायरमेंट को देखो, आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आप पे बहुत इंपैक्ट डालते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में, राइट। एक टाइम था जब एडमिनिस्ट्रेशन में लाइक यू कैन टेक एग्जांपल, देयर इज़ नो आरटीआई, सीक्रेसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था नहीं, लेकिन अब आरटीआई आया कि लोग क्या हुए, रिस्पॉन्सिव बने, लोगों को पता चला कि भाई हमें अधिकार है, हमें जानना है चीज़ों को, तो आरटीआई जैसे एक्ट आए, है ना, जिसने ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया। तो इट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके आसपास क्या चल रहा है उन चीज़ों से बहुत चीज़ें बदलती हैं। हम इवन दूसरी कंट्री में क्या कि जीएसटी जैसी चीज़ें हैं, वहाँ से हमने देखा, सीखा और इम्प्लीमेंट करा, तो ये हम करते हैं। दैट इज़ इकोलॉजिकल अप्रोच बताया, किस तरीके से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स शेप करते हैं, इन चीज़ों के बारे में फोकस किया ना। सबसे पहले एवोल्यूशन देते हैं उनके थ्योरेटिकल मॉडल्स का। सबसे पहले उन्होंने दिया इनिशियली एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल डायकोटॉमी। उन्होंने बताया रिक्स बिगेन बाय डिस्टिंग्विशिंग एग्रेरिया, ट्रेडिशनल एंड इंडस्ट्रियल मॉडल सोसाइटीज़। उन्होंने बताया दो टाइप की सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, एक एग्रेरिया है जो ट्रेडिशनली काम कर रही है, एक इंडस्ट्री है जो मॉडर्न तरीके से काम कर रही है, और एक्सप्लेन करा कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिफर करता है क्रॉस डिफरेंट, मतलब इनमें बताया कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा। तो जनरली उन्होंने बताया मोटा मोटा कि एग्रेरिया में ख़राब है और इंडस्ट्रिया में अच्छा है। एग्जाम्पल, इंडिया में प्री इंडिपेंडेंस जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको एग्रेरिया ट्रेड्स बताया गया है, यहाँ पे रिजिड हायरार्की थी, दैट इज़ ट्रेडिशन बाउंड था, प्रोसीजर्स था, लिमिटेड स्पेशलाइजेशन थी, तो इसका एग्जांपल दिया है। नाउ डेवलपमेंट टू प्रिज्मेटिक सोसाइटी मॉडल, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए अब ये तो ठीक है, फिर उसने क्या करा कि देखो एक तो दो बताए, इसने सिर्फ दो बताए, फिर इसने बोला कि कुछ मिड में भी तो हो सकते हैं ऐसी सोसाइटीज़ जो एग्रेरिया से ट्रांसफॉर्म होके दैट इज़ इंडस्ट्रिया की तरफ चल रही हूँ, तो उनको क्या बोलेंगे, तो उन्होंने उनको बोला प्रिज्मेटिक सोसाइटी। तो एक्सप्लेन द ट्रांजिशन स्टेज को तो रिक्स ने इंट्रोड्यूस कर दिया प्रिज्मेटिक मॉडल, जिसको मार्क करा हेट्रोजेनिटी, फॉर्मलिज्म एंड ओवरलैपिंग रोल्स के थ्रू। मतलब हाँ चीज़ें ठीक हो रही हैं लेकिन फिर भी ओवरलैपिंग आ गई है, वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मलिज्म है, हेट्रोजेनिटी है। एग्जाम्पल यहाँ का इंडिया में लिया, को एग्जिस्टेंस ऑफ मॉडर्न ई गवर्नेंस, यहाँ पे ई गवर्नेंस भी है, हम इंडस्ट्रिया वाला मॉडल भी फॉलो कर रहे हैं कि ई गवर्नेंस है। वहीं पे ट्रेडिशनल रैट टैपिज्म भी आपको देखने को मिलता है कि हाँ जो पुराना जो एग्रेरिया सोसाइटीज़ थी तो उनके भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि रेड टैपिज्म है, रूरल ऑफिस रिफ्लेक्ट दिस ड्यूलिटी, दोनों चीज़ें हैं, तो इसको हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ द साला मॉडल। उसके बाद ये क्या है, सबसे पहले उन्होंने क्या करा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डायकोटॉमी लेके आए, फिर उन्होंने प्रिज्मेटिक बीच वाले की बात करी, और उसके बाद वो लेके आए साला मॉडल। तो वो बोलते हैं कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी में एक साला मॉडल फॉलो हो रहा है, सेंट्रलाइज्ड येस्ट इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। वो कहते हैं कि चीज़ें सेंट्रलाइज तरीके से लेकिन फिर भी ब्यूरोक्रेसी इनएफिशिएंट है, जो कि रोल कन्फ्यूजन एंड करप्शन के बारे में बात करती है कि हो क्या रहा है, सेंट्रलाइजेशन तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं है फिर भी ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि वहाँ पे क्या है, रोल में कन्फ्यूजन है, किसको क्या करना है अभी उस चीज़ में क्लैरिटी ही नहीं है, करप्शन है, जैसे कि डिले हो जाता है। लोकल जो लेवल की सर्विस डिलीवरी है इंडिया में ऑफन स्टीम फ्रॉम मल्टीपल रोल्स एंड लैक ऑफ क्लियर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है, ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग का आप एग्जांपल यू कैन टेक लाइक आई कैन टेक कैक की रिपोर्ट आती है पीएसयूज़ पे, एंड देन ऑल्सो देयर इज़ अ कमिटी ऑन पीएसयूज़ स्पेसिफिकली, है ना, तो इस तरीके से कह सकते हो आप ओवरलैपिंग है, ठीक है। और कोई एग्जांपल देख लेना, ओवरलैपिंग कुछ ना कुछ तो ओवरलैप कर ही रहा होगा, अभी एट द स्पॉट में पे एग्जांपल नहीं बन रहा है। इकोलॉजिकल अप्रोच टू एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद उसने बोला कि इकोलॉजिकल अप्रोच लो एडमिनिस्ट्रेशन की, मतलब क्या है, रिक्स इन्हें इवॉल्व करा टुवार्ड्स अ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मॉडल। वो कहता है स्ट्रेसिंग दैट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैन नॉट बी आइसोलेट फ्रॉम देयर सोशल कल्चरल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अभी तक उसने 3 मॉडल दे दिए थे, उसके बाद उसने बोला कि इसमें साला मॉडल फॉलो हो रहा है, ठीक है, 3 टाइप की सोसाइटीज़ बता दी, फिर बता दी इसमें साला मॉडल, फिर उसने बोला कि देखो, उसने बोली इकोलॉजिकल अप्रोच, उसने बोला कि देखो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आइसोलेट नहीं होते हैं, उनके आसपास का सोशल कल्चरल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है वो भी उनको इन्फ्लुएंस करता है। तो आप इस मॉडल को रिजिड, मतलब उस चीज़ के लिए बोला कि आप रिजिड नहीं कर सकते, आप डिफाइन नहीं कर सकते हो किसी एक कंट्री को कि उसमें कौन सा मॉडल फॉलो हो रहा है, क्योंकि हर किसी में इकोलॉजिकल अप्रोच है,
मतलब इन्वायरमेंट अलग है। एग्जाम्पल इंडिया के जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वो सक्सीड हुए हैं कुछ रीजन्स पे क्योंकि वहाँ पे लोकल पार्टिसिपेशन अच्छा रहा, बट फेल हुए जहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर ने रेजिस्ट करा डिसेंट्रलाइजेशन को, है ना। अब देख सकते हो वही वाली बात है, दहेज की प्रथा आज भी यूपी में, देन देयर इज़ अ बिहार में, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा चलती मिलेगी लेकिन साउथ में आपको नहीं देखते मिलेगी। तो ऑफकोर्स हर चीज़ का अलग इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। देन देयर इज़ अ डायनेमिक फीडबैक एंड रिफाइनमेंट। फिर उन्होंने लास्ट में बोला कॉन्स्टिटेंटली उन्होंने रिवाइज करा कंसिस्टेंटली अपनी थ्योरीज को बेस्ड ऑन इम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, इम्पेरिकल का मतलब है एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने, रिसर्च करी, एंड देन उन्होंने बताया एडवोकेट करा फॉर अ डायनेमिक एंड अडेप्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। उन्होंने बोला कि रिजिड नहीं होना है, आपको डायनेमिक होना है। डायनेमिक का मतलब है आपको चीज़ों में टाइम टू टाइम बदलाव करते रहना है, डायनेमिक एंड एडेप्टिव बनना है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। इंडिया जैसे कि मूव करें फ्रॉम प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग, तो वो एक तरह कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है इवॉल्विंग एडमिनिस्ट्रेटिव नीड एंड इकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, कि हाँ भाई हमने भी चीज़ों को बदला, है ना, हमने भी चीज़ों को क्या बना, बदला, हम एडेप्टिव बने, नई चीज़ों की तरफ गए, ठीक है। प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग जो कि ज़्यादा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में बिलीव करता है, सारे लोगों को फीडबैक ले रहा है ना, इस चीज़ पे हम गए। तो ये हमारा पूरा क्या था, इवोल्यूशन था फ्रेडरिक्स की थ्योरेटिकल मॉडल का, ठीक है। ना बात करते हैं दैट इज़ अ कंक्लूजन। सो रिक इवॉल्व करता है मॉडल्स अंडरस्कोर द नीड फॉर अडेप्टिव कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योरिंग इफेक्टिव गवर्नेंस इन डाइवर्स एंड डायनेमिक सोसाइटीज़ लाइक इंडिया। तो क्या कहता है, ये बोलता है कि नीड है, ज़रूरत है कि हम अडेप्टिव बने, बदलाव होना चाहिए समय के साथ। आज भी हम रेड टेपिज्म में क्यों फंसे हुए हैं, बिकॉज हम बदलाव नहीं करना चाहते उन चीज़ों का। कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, लिख लेना, एक पॉजिटिव कीवर्ड है कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन एडमिनिस्ट्रेशन, कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, हर जगह का कॉन्टेक्स्ट अलग है, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए। इंश्योर इफेक्टिव, जिससे गवर्नेंस रहे डाइवर्स एंड दैट इज़ डायनेमिक सोसाइटीज़ लाइक इंडिया में, राइट। ओके, सो बैक टू द क्वेश्चन जो हमारा रह गया था, दैट इज़ रिग्स ने ऑब्जर्व करा कि 3 ट्रेंड्स को आप इंक्लूड कर सकते हो द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब 3 ट्रेंड्स के बारे में बात करी, तो कौन कौन से हैं तो हम देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फ्रेडरिक्स क्या थे, एक पाइनर थे, मतलब सबसे पहले उन्होंने बात करी कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। मैं बता देती हूँ वुडरो विल्सन ने भी बात करी थी, बट उतनी अच्छे से बात नहीं करी जितनी अच्छे से फ्रेडरिक्स ने करी। उन्होंने एम्फोसाइज करा अंडरस्टैंडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन को थ्रू कंटेक्स्ट, रेलेवेंस एंड इनोवेशन। 3 तरीके से उन्होंने कोशिश करी कि ये 3 चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट है अगर आपको किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को समझना है तो, ठीक है। नाउ सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड 1 दैट इज रेलेवेंट। तो रिक्स आर्ग्यू करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज मस्ट सॉल्व, ऐसी होनी चाहिए जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में। प्रॉब्लम है ड्रेनेज की, और अगर हम प्रॉब्लम है ड्रेनेज की और हम दैट इज़ पॉलिसी लाएंगे फ्लड पे, तो रिलेवेंट नहीं है, तो वो रिलेवेंट होनी चाहिए, स्पेशली रेदर देन रिमेन प्योरली एकेडमिक। वो एकेडमिक नहीं होनी चाहिए, बस देख लिया हाँ दिस इज सब लेके आ रहे हैं, सारी कंट्री लेके आ रहे हैं तो हम भी लेके आएंगे, नो, रेलेवेंट होना चाहिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली होनी चाहिए। इसने इंकरेज करा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को टू बिकम अ पॉलिसी रेलेवेंट डिसिप्लिन। मतलब क्या है कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाओ जो रेलेवेंट हो, एड्रेसिंग जो कि पॉवर्टी, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी एंड सर्विस डिलीवरी, इन चीज़ों पे काम करे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल इंडिया का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, वो कहीं ना कहीं इसका एग्जाम्पल जो रिफ्लेक्ट करता है रेलेवेंस बाय फोकसिंग ऑन गवर्नेंस रिफॉर्म्स टेलर टू बैकवर्ड रीजन, कि बैकवर्ड रीजन्स में इसमें होगा क्या कि आप कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को चूज करोगे देन वहाँ पे डेवलपमेंट करवाओगे इंक्लूसिव तरीके से, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, इसका एग्जाम्पल है। ट्रेंड 2 उन्होंने बात करी इनोवेशन की, वो हाईलाइट करते हैं कि नीड है फॉर एडेप्टिव एंड इनोवेटिव मॉडल्स की। मतलब क्या है कि देखिए जो सबकी डिमांड है, जो सबकी ज़रूरतें हैं वो डिफर करती है रीजन टू रीजन, प्लेस टू प्लेस, नेशन टू नेशन, तो आपको एडेप्टिव बनना पड़ेगा, आपको इनोवेटिव, आपको नई प्रॉब्लम्स के नए सोल्यूशन आने पड़ेंगे, अलग प्रॉब्लम्स अलग सोल्यूशन, इनोवेटिव बनो, एडेप्टिव बनो, डेट रिस्पॉन्ड टू इवॉल्विंग सोशल पॉलिटिकल रियलिटीज़, जो आपकी सोशल पॉलिटिकल रियलिटीज़ को सॉल्व कर सके, ठीक है। ये रिजेक्ट करता है आउटडेटेड वेस्टर्न सेंट्रिक मॉडल से, कहता है कि ऐसा नहीं कि आपको वेस्टर्न सेंट्रिक मॉडल पे चलना है, जो वेस्टर्न कर रहे हैं भाई हम भी वही करेंगे, नो 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 नो, ये नहीं करना, आपको उस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना है, उसको एडप्टिव बनाना है, इनोवेटिव बनाना है। ये प्रमोट करते हैं एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, वो कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट करो एंड देन चीज़ों से आपको क्या करना है, सीखना है। टेक्नोलॉजी यूज़ की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करो, क्रॉस नेशनल पॉलिसी बोरिंग करो, ऑफकोर्स आपको दूसरे नेशन से चीज़ों को, पॉलिसी को लेना चाहिए, लेकिन आपको उनको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए एंड देन उनको आपको इनोवेट करना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करो, ठीक है।
इस तरीके से। एग्जाम्पल डिजिटल इंडिया जो इनिशिएटिव है वो ब्लैंड है ग्लोबल ई गवर्नेंस प्रैक्टिसेस का विद लोकल नीड्स टू इंप्रूव द एडमिनिस्ट्रेटिव आउटरीच। जैसे कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव हमने लिया है कहीं दूसरी कंट्री के टेक्नोलॉजी से, लेकिन अगर हम उसमें प्लस कर दें अपनी खुद की लैंग्वेज की, लोकल लैंग्वेज में अवेलेबल होंगी सारी सर्विसेज, तो इससे कहीं ना कहीं हमने क्या कर दिया, अपना टच दे दिया। और एक डिजिटल जो गैप है या एक लैंग्वेज का गैप है, जो लैंग्वेज का बैरियर है, हमने उसको रिड्यूस कर दिया। सो दिस विल हेल्प अस, और एक तरीके का क्या है, एग्जाम्पल ऑफ इनोवेशन है। नॉट ट्रेंड थर्ड उन्होंने बात करा कॉन्टेक्चुअलिटी की। तीनों को प्लीज़ याद लिख लेना है, तीनों को, ठीक है। वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी अंडरस्टूड विद इट्स कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट। वो कहता है कि आपको ना हर चीज़ देखनी पड़ेगी, कल्चर भी देखना पड़ेगा, पॉलिटिकल भी देखनी, सिनेरियो भी देखना पड़ेगा, इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट भी देखना पड़ेगा। कोई यूनिवर्सल मॉडल नहीं है। वो कहते हैं कि कोई भी एक मॉडल नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ ई गवर्नेंस हर जगह बहुत अच्छा बेहतरीन काम करेगा, नो, या आरटीआई हर जगह बहुत बेहतरीन काम करेगा, नो। सो ये एम्फसाइज करते हैं सॉल्यूशंस मस्ट बी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव एंड रूटेड इन हमारी लोकल रियलिटी। तो कैसे होनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होनी चाहिए एंड रूटेड होनी चाहिए लोकल रियलिटीज़ में। उस कॉन्टेक्स्ट को समझें, है ना, किस कॉन्टेक्चुअल, रिलेटिव, मतलब एक तरीके से। एग्जाम्पल है इफेक्टिवनेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, वही है वेरियस वेरी करती है अक्रॉस इंडियन स्टेट बेस्ड ऑन लोकल सोशल स्ट्रक्चर्स एंड पार्टिसिपेशन। वो बेस्ड करती है बहुत सारी कि वहाँ पे सोशल सोसाइटी कैसी है, वहाँ का पॉलिटिक्स कैसा है, पॉलिटिशियन कैसा है, लोग पॉलिटिकली कितने इन्वॉल्व हैं, वहाँ की इकोलॉजी कैसी है, क्या वो अडॉप्टिव हैं टू द चेंजेस। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, और उसी से हमारी इफेक्टिवनेस ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस कहीं पे बहुत अच्छी, कहीं पे अच्छी नहीं है, ठीक है। नाउ कंक्लूड अगर हम करें तो रिक की जो इंसाइट है उसने फॉस्टर करा एडेप्टिविटी को बढ़ाया, मतलब एडेप्टेबल बनो, लोकली ग्राउंडेड बनो, लोकल प्रॉब्लम्स तक, लोकल जड़ तक जाके सुलझाओ, इनोवेटिव गवर्नेंस मॉडल्स लेके आओ, है ना, एसेंशियल फॉर रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन। तभी आप एक अच्छा रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट कर पाओगे। मतलब रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन इज़ व्हाट, जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करे इन टूडेज डाइवर्स डेमोक्रेटिक सिस्टम में। वेल आई नो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चीज़ें कम लिखी हुई हैं, वी कैन राइट इट मोर, लाइक इसके बेनिफिट्स क्या रहे हैं, या फिर इसने क्या क्या मॉडल्स दिए हैं, जैसे कि डिपेंड ऑन द मार्क्स, ठीक है। दैट इज़ इट।